दोस्तों आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ, जो हमारा पहला नंबर चैप्टर है संबंध एवं फलन, उसका प्रश्नावली नंबर 1.1 का आज की इस वीडियो में हम दूसरा उदाहरण संख्या दूसरे को हल करेंगे और एक और उदाहरण हम करेंगे। मतलब इस वीडियो में हम दो उदाहरण करेंगे। तो उदाहरण संख्या सबसे पहले हम इस उदाहरण को करने से पहले हमने पिछले जो लेक्चर में हमने जो सीखा था कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है, सम्मित संबंध क्या होता है और संक्रामक संबंध क्या होता है और तुल्यता संबंध क्या होता है, उसको हम थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहे हैं। तो सबसे पहले स्वतुल्य संबंध का क्या हमने आपको डिफिनेशन बताया था, वो था यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। वो स्वतुल्य संबंध का डिफिनेशन था कि यदि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यह बताया था। और सम्मित संबंध का क्या बताया था, यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है तो उस समय बी कामा ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। और सम्मित संबंध के लिए बताया था। और संक्रामक संबंध के लिए क्या बताया था, यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर है तो उस समय हमें लाना होता है कि ए कामा सी बिलोंग्स टू आर लाना होता है। यदि ऐसा होगा तभी वो हमारे पास संक्रामक संबंध होगा, या तो नहीं होगा। यह आपको। और तुल्यता संबंध किसे कहते हैं, जो हमारे पास जो स्वतुल्य संबंध हो, सम्मित संबंध हो और संक्रामक संबंध हो, मतलब ये जो तीनों हो तो हमारे पास जो केस बनेगा वो तुल्यता संबंध होगा। तो आपको अब ये डिफिनेशन तो आपको मालूम हो गया होगा। स्वतुल्य संबंध के लिए मतलब ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और सम्मित के लिए ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है तो हमें बी कामा ए बिलोंग्स टू आर लाना पड़ेगा। और संक्रामक के लिए ए कामा बी बिलोंग्स टू आर और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर है तो उस समय ए कामा सी बिलोंग्स टू आर हमें लाना होगा। मतलब इसको और इसको लाना होगा। ये हो गया। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम उदाहरण संख्या दूसरे को हल करेंगे। उदाहरण संख्या दूसरा कह रहा है, मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त दूसरा नंबर उदाहरण संख्या दूसरा हमसे कह रहा है, मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय टी में आर बराबर T1 कामा T2 सच डेट, मतलब इस प्रकार T1 कामा T2 के सर्वांशम है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। मतलब हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समतल है, मतलब एक क्या मान लेते हैं, ये जो बोर्ड है यह एक समतल है और इस पर बहुत सारे त्रिभुज है, मतलब जितने बहुत सारे त्रिभुज हैं ये हमसे कह रहा है। और हमसे कह रहा है कि जो T1 है, T1 व T2 के सर्वांशम है। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि सर्वांशम मतलब क्या होता है। सर्वांशम मतलब फोटोकॉपी। मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है, इसी के जैसा एक एकदम सेम इसी के जैसा एक हमने त्रिभुज बना दिया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं ये T1 है और ये T2 है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि T1 T2 के सर्वांशम है। तो ये हमारे पास एकदम सर्वांशम का मतलब यही होता है। तो हमें तुल्यता संबंध के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, यदि तुल्यता संबंध के लिए हमें स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध तीनों को हल करना पड़ेगा, तभी वह तुल्यता संबंध होगा यथा नहीं होगा। तो हम सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम तुल्यता संबंध स्वतुल्य संबंध पहले हम हल करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हमारा पहला हेडिंग होगा, ऐसा हमारा हल है। पहले हम करेंगे स्वतुल्य संबंध को हल करेंगे। तो यहाँ पर लिख रहे हैं स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध के लिए हमने क्या डिफिनेशन बताया था, हमने बताया था कि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए।
ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या दिया, यहाँ पर हमें क्या दे दिया है, T1 कामा T2 सर्वांगसम है। मतलब हमें ए की जगह पर हमें ये लिख देना है, यहाँ पर हम केवल हम अपने तरफ से मानेंगे कि ये जो हमारे पास T1 T1 के सर्वांगसम है। मतलब जैसे मानेंगे, जैसे हमने ए कामा ए बिलोंग्स टू आर माना था, तो इसी प्रकार हम मानेंगे कि जो T1 है, ये जो हम मान लेंगे अपनी तरफ से मानेंगे कि जो T1 है T1 के सर्वांगसम है। मतलब कोई त्रिभुज है, मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है, ये T1 है और ये भी एक त्रिभुज है, ये भी T1 है। तो T1 के सर्वांगसम होगा। मतलब ये जो त्रिभुज है इसके ही फोटोकॉपी के रूप का होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना T1 कामा T1 के सर्वांगसम, इसको तो मिटा दे रहे हैं, सर्वांगसम है। मान लेते हैं कि जो हमारे पास T1 है वो T1 के सर्वांगसम है। मतलब इसका फोटोकॉपी है, हमने केवल इसको माना है। तो हम ये बात तो सत्य है कि T1 के सर्वांगसम होगा। जैसे मान लेते हैं ये T1 एक त्रिभुज है, ये T1 है और ये त्रिभुज है, ये भी T1 है। तो T1 है वो T1 के सर्वांगसम होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे T1 है कामा T1 बिलोंग्स टू आर, ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि यह स्वतुल्य संबंध है। बस आप केवल देखते जाइए, मैं आपको 2 सवाल हल कराऊंगा और दोनों सवाल में एकदम आपको 100% में दिलाता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आया होगा। जब भी आपसे ऐसे मतलब दे दे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिख दीजिएगा स्वतुल्य संबंध। उसमें आप मान लीजिएगा कि यहाँ पर हमें T1 कामा T2 दे दिया है, तो वहाँ पर आप मानिएगा कि T1 के सर्वांगसम है। मतलब जो यहाँ पर दे दिया होगा, उसी को हम मान लेते हैं कि यह है, मान लेते हैं T1 के सर्वांगसम है। हमें T1 कामा T2 दिया है, T1 कामा T2 के सर्वांगसम है। तो हम यहाँ पर मानेंगे कि जो T1 है वो T1 के सर्वांगसम है। बस हम अपनी तरफ से मानेंगे कि ये जो T1 है और T1 के सर्वांगसम है। तो जब हम मान लेते हैं कि जो T1 है T1 के सर्वांगसम है, तो T1 कामा T1 बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा, यह स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। ये हो गया। अब हमने स्वतुल्य संबंध हल कर लिया। अब हम लिखेंगे सममित संबंध। तो यहाँ पर हम हल करेंगे सममित संबंध। तो यहाँ पर लिख रहे हैं सममित संबंध। तो सममित संबंध का क्या सूत्र होता है, वो होता है A कामा B बिलोंग्स टू R है तो B कामा A बिलोंग्स टू R होना चाहिए, तब हम यहाँ पर लिखेंगे कि T1 T2 के सर्वांगसम है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर बस आप लिखेगा माना T1 कामा T2 के सर्वांगसम है। मान लेते हैं कोई ये त्रिभुज है, इसका नाम दे दे रहे हैं T1 और एक और भी एक त्रिभुज है, इसका नाम दे दे रहे हैं T2 दे दे रहे हैं। तो मान लेते हैं कि T1 T2 के सर्वांगसम मतलब इसका फोटो कॉपी एकदम सेम ही है। तो T1 T2 के सर्वांगसम है तो T2 भी T1 के सर्वांगसम होगा ही, बिल्कुल एकदम कंफर्म बात है। जब मान लेते हैं ये जो हमारे पास ये 2 मार्कर है, बस ये नीला काला मान लेते हैं, ये भी काला मार्कर है और ये भी काला मार्कर है, और इसका नाम दे दे रहे हैं T1 और इसका नाम दे दे रहे हैं T2। तो मान लेते हैं कि जब ये T1 है वो T2 के सर्वांगसम है, मतलब T2 के बराबर है, तो T2 भी T1 के बराबर होना चाहिए, एकदम होगा ही। तो यहाँ पर लिख रहे हैं, वही लिखे हैं T1 T2 के सर्वांगसम है, और यहाँ पर फिर से लिख देंगे जब T1 T2 के सर्वांगसम है तो T2 भी T1 के सर्वांगसम होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे T2 कामा T1 के
सर्वांग सम है, यह बात सत्य है। तो अब यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर हमने नहीं लिखा इसके आगे कि T1 कामा T2 बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पर हमारे पास T1 T2 के सर्वांग सम है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा T2 कामा T1 बिलोंग्स टू R। मतलब तो ये हमारे पास इसका सूत्र कितना इस पर भी बैठ रहा है, A कामा B बिलोंग्स टू R। तो T1 T2 के सर्वांग सम है, T1 T2 बिलोंग्स टू R है, तो उसके बाद फिर से B के जगह पर हमारे पास T2 कामा T1 बिलोंग्स टू R, मतलब इस सूत्र पर बैठ रहा है। तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा, यह भी सममित संबंध हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे यह सममित संबंध है, सममित संबंध है। अब हमने 2 कर लिया, अब हम इसके आगे करते हैं संक्रामक। तो यहाँ पर हम संक्रामक के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख रहे हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध का क्या सूत्र अभी हमने बताया था, क्या डिफिनेशन हमने बताया था कि A कामा B बिलोंग्स टू R है और B कामा C बिलोंग्स टू R है, तो उस समय हमें A कामा C बिलोंग्स टू R लाना पड़ेगा। मतलब ये यदि है तब हमारे पास सममित संक्रामक संबंध होगा। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर भी मानेंगे, यहाँ पर भी हम लिखेंगे कि T1 कामा T2 के नहीं सॉरी यहाँ पर T1 कामा T2 तथा T2 कामा T3 के सर्वांग सम है। हमने यहाँ पर लिखा T1 T2 तथा T2 T3 के सर्वांग सम है। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास यह मान लेते हैं ये T1 है और ये एक त्रिभुज है, इसका नाम देते रहे T2 और इसका नाम देते रहे T3। तो मान ले रहे हैं कि जो T1 है वह T2 के सर्वांग सम है, मतलब जो T1 है T2 के एकदम बराबर है, तो और T2 T3 के बराबर है, तो उस समय T1 भी T3 के बराबर ही होगा। मतलब मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास T1 है वह T2 के बराबर है और जो हमारे पास T2 है वह T3 के बराबर है, तो ये भी तो T1 और T3 भी बराबर होना चाहिए, T3 भी बराबर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम ऐसे, यहाँ पर लिखेंगे T1 कामा T2 बिलोंग्स टू R तथा T2 कामा T3 बिलोंग्स टू R है, तब T1 कामा T3 बिलोंग्स टू R है। और जब हमारे पास T1 कामा T3 मिल गया बिलोंग्स टू R है, तो यह क्या हो जाएगा, यह भी संक्रामक संबंध हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे यह संक्रामक संबंध है। हमने लिख दिया कि यह भी संक्रामक संबंध है। और यहाँ पर हम लिख देंगे फिर से, अब हमारे पास स्वतुल्य संबंध भी है, सममित संबंध भी है और संक्रामक संबंध भी है। तो जब हमारे पास ये जो R है वह स्वतुल्य भी है, संक्रामक भी है और सममित भी है, यदि तीनों है तो वह क्या हो जाएगा, वह तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे R स्वतुल्य है, स्वतुल्य कामा सममित तथा संक्रामक
संक्रामक है, अतः यह तुल्यता संबंध है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए मैं आपको एक और बार मैं बता दे रहा हूँ, एक और बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, उससे और आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा, सीधी समझ में नहीं आया होगा तो। देखिए हमने क्या किया, हमसे इसमें कह रहा है कि जो T1 है T2 सच डेट, मतलब इस प्रकार T1 T2 के सर्वांग है। तो जब भी ऐसे कर दें तो हम सबसे पहले लिखते हैं स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध का डिफिनेशन क्या होता है, A, A बिलोंग्स टू R। तो वहाँ पर हम मानेंगे कि हमारे पास T1, यहाँ पर T1 दे दिया है, तो हमने यहाँ पर इसका सूत्र जो होता है वो होता है A, A बिलोंग्स टू R होता है, मतलब इसका जो डिफिनेशन होता है यही होता है, ये होता है। तब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हमारे पास A1 हमने A दे दिया है, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में T1 है और T2 है, तो हम यहाँ पर मानेंगे कि जो T1 है वो T1 के सर्वांग है। सर्वांग मतलब जानते ही क्या, एकदम फोटोकॉपी सेम ही होता है। तो मान लेंगे कि T1 के सर्वांग है, T1 के सर्वांग है। तो जब हमारे पास T1 के सर्वांग होगा तो T1 बिलोंग्स टू R हो जाएगा, तब ये स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। ये हो गया। अब हम सम्मित में देखेंगे, सम्मित में जो इसका डिफिनेशन होता है वो होता है A, B बिलोंग्स टू R है, तो उस समय B, A बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तब हमने यहाँ पर लिखा T1 T2 के सर्वांग समय, T1 मतलब T1 के यहाँ पर A के जगह पर T1 है, क्वेश्चन में T1 दिया है तो T1 लिखेंगे। तो T1 T2 के सर्वांग समय, मान लेते हैं कि जब T1 T2 के सर्वांग समय, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, T1 T2 बिलोंग्स टू R हो जाएगा। तब हमारे पास जब T1 T2 के सर्वांग है तो T2 भी T1 के सर्वांग होगा, तो यही हमने यहाँ पर लिखा T1 T2 के भी सर्वांग है, तो यहाँ पर हो जाएगा T1 T2 बिलोंग्स टू R। जब हमारे पास ये दोनों मिल गए तब यह क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। अब हम देखेंगे संक्रामक। संक्रामक में हमारा सूत्र होता है, डिफिनेशन होता है कि A, B बिलोंग्स टू R है और B, C बिलोंग्स टू R है, तो उस समय A, C बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, T1, T2 तथा T2, T3 के सर्वांग है, तो हमने यहाँ पर लिखा T1 T2 के सर्वांग है, T1, T2 बिलोंग्स टू R और T2, T3 बिलोंग्स टू R है। तो जब हमारे पास ये जो हमारे पास जब T1 T2 के बराबर है और T2 T3 के बराबर है, तो T1 T3 के बराबर ही होगा, तो यहाँ पर लिख दिए। तब T1 T3 बिलोंग्स टू R होना चाहिए, तब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध। और जब हमारे पास स्वतुल्य भी हो, संक्रामक भी हो और सम्मित भी हो, तो वह क्या होता है, वह तुल्यता संबंध हो जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आए तो कमेंट बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके अगले नंबर सवाल पर। दूसरे के जैसा भी ये भी उदाहरण है। यह हमसे कह रहे हैं, मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थिर समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है तथा R बराबर L1, L2 सच डेट L1, L2 पर लंब है। समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि R सम्मित है किंतु यह ना तो स्वतुल्य है और ना संक्रामक है। तो सबसे पहले तो हम किस तरह करते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, स्वतुल्य में स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध में हम कैसे करते हैं, मान लेते हैं कि माना वहाँ पर, अब हमने माना था कि T1 T2 के सर्वांग समय, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दे दिया है, हमें दे दिया है L1 L2 पर लंब है। तो हम क्या मानेंगे कि L1 के लंब है। तो मान लेते हैं कि कोई रेखा है, मान लेते हैं ये L1 है और एक और ही रेखा है, वो भी L1 ही है,
वो भी L1 ही है, तो इस पर कहाँ लंब हो रहा है, लंब तो नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मतलब कोई मतलब मान लेते हैं कोई रेखा है, ये L1 है, इस पर फिर से एक और रेखा है वो भी L1 ही है, तो एक दूसरे के तो समांतर मतलब एक दूसरे के लंबवत तो नहीं हो रहा है। तो ये हमारे पास यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना क्यों नहीं, माना नहीं लिखेंगे, लिखेंगे L1 कामा L1 के लंब नहीं है। जब L1 के लंब नहीं है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, L1 कामा L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसको हम कहते हैं डज नॉट, जैसे इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, और इसको जब ऐसे हम कर देते हैं तो इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। ये बात ये मतलब साइन है। तो ये हमारे पास हो गया। तब यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, यह स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, तो लिख देंगे यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। यह हो गया। अब हम देखेंगे सममित। तो सममित के लिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं सममित संबंध, सममित संबंध के लिए हम क्या करेंगे, मानेंगे कि L1, मान लेते हैं कि कोई रेखा है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, मान लेते हैं ये कोई रेखा है, इसको हम मान लेते हैं कि L1 है, और इस पर ही एक और रेखा है वह L2 है। तो अब हमसे कह रहा है कि L1 L2 के लंब है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री है, तो मान लेते हैं कि L1 L2 पर लंब है, तो L2 भी L1 पर लंब होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि L1 कामा L2 पर लंब है। जब L1 L2 पर लंब है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R हो जाएगा। जब हमारे पास L1, मान लेते हैं कि L1 है या L2 पर लंब है, तो L2 भी L1 पर लंब होगा, एकदम बिल्कुल ही होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे L2 कामा L1 पर लंब है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, L2 कामा L1 डज नॉट कह रहे हैं, बिलोंग्स टू R हो जाएगा। तब यहाँ पर लिख देंगे, जब हमारे पास ये मिल गया कि L1 L2 बिलोंग्स टू R है और L2 L1 के बिलोंग्स टू R है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि यह सममित संबंध है, सममित संबंध है। ये हो गया। अब हम देखेंगे तो समतुल्य हो गया, सममित भी हो गया। अब हम संक्रामक देखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं संक्रामक संबंध के लिए हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि हम करते हैं कैसे कि L1 कामा L2 तथा L2 कामा L3 पर क्या है, लंब है। तो यहाँ पे लिखेंगे लंब है। तो हमने देखेंगे कि हम L1 L2 पर लंब है, तो मान लेते हैं कि यह L1 है और L2 पर लंब है, तो ये तो बात तो सत्य है। अब देखेंगे कि L2 है और L3 पर लंब है। कोई और एक और रेखा है, इसका नाम दे दे रहे हैं L3 दे दे रहे हैं। तो अब हमसे कह रहा है कि L2 L3 पर लंब है, तो मान लेते हैं कि L2 है, ये L3 पर लंब है, यहाँ पर भी 90 डिग्री बना है, तो L2 है वह L3 पर लंब है। लेकिन हमें L1 L3 पर लंब है कि नहीं। तो आप देखिए, ये तो हमारे पास L1 है यहाँ और ये है L2 है, तो मतलब इसके तो समांतर हो जा रहे हैं, कोई भी लंब नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर तो हमारा क्या हो जा रहा है, L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R और L2
कामा L3 बिलोंग्स टू R, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे लेकिन L1 कामा L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R हो रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू R। तब यहाँ पे लिख देंगे कि यह संक्रामक संबंध नहीं है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको और एक बार और समझा दे रहा हूँ कि यदि आपको और समझ में नहीं आया होगा तो और आपको समझा दे रहा हूँ, तो और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम मानेंगे कि यह स्वतुल्य संबंध है, मतलब स्वतुल्य संबंध लिख लेंगे। अब हमसे देखेंगे कि इसमें क्या हमसे कह रहा है। इसमें हमसे कह रहा है कि L1 L2 पर लंब है, तो हम मानेंगे कि L1 है वह L1 पर ही लंब है। तो मान लेते हैं कोई ये रेखा है, ये हमारे पास L1 है, और फिर से एक और कोई रेखा है वो भी L1 ही है। तो यह L1 पर लंब नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर हमने वही लिखा है कि L1 पर लंब नहीं है। अपने तरफ से थोड़ा सा सोचकर ये लिखना पड़ता है। तो L1 पर लंब नहीं है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया L1 कामा L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पर लिख दिया यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब हम देखेंगे सममित का हम देखेंगे कि L1 L2 पर लंब है। तो देख ले, अभी हमने देखा था कि ये L1 है और ये L2 है, तो L1 L2 पर लंब है। तो ये तो बात सत्य है कि L1 है वह L2 पर लंब है, और L2 भी है वह L1 पर लंब है। दोनों तरफ से 90 डिग्री बन रहा है, तो ये L2 भी है L1 पर लंब है। तो यहाँ पे लिख दिए L2 कामा L1 बिलोंग्स टू R, तथा यह सममित संबंध है। अब हम देखेंगे संक्रामक संबंध में हमने क्या लिखा, L1 L2 तथा L2 L3 पर लंब है। तो हमने तो सत्यवत लिखा है कि L1 है वह L2 पर लंब है, और जो L2 है वह L3 पर लंब है। लेकिन L1 L2 L3 पर लंब नहीं है। क्यों लंब नहीं है? क्योंकि ये तो समांतर हो जा रहा है, L1 है वह L3 के समांतर हो जा रहा है। तो जब हमें यही नहीं मिल रहा है तब ये संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो आप लिख दिए L1 कामा L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, यह संक्रामक संबंध नहीं है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया तो कमेंट बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और आपको समझ में आया तो एक अच्छा कमेंट में आप अपना नाम भी बता दीजिएगा। अब हम मिलते हैं इसका अगले नंबर वीडियो में।